हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी के मैथ में हम देखने वाले हैं सर्किल, वृत्त के वाले। अच्छा, वृत्त वाला दो चैप्टर है हमारा, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है और एक सर्किल जो है वो हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो हमने ज्योमेट्री वाले को यहाँ पर देखना है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर को करने से पहले कौन कौन सी बातें यहाँ पर हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ताकि जब हम चैप्टर में जाए तो वहाँ पर समस्या ना हो। तो सारी बातों को हम देखेंगे, क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, एक बार आओ हम बात करते हैं। सबसे पहले चूँकि वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको देखना है वृत्त क्या है, फिर वृत्ताकार क्षेत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, COR का मतलब क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, साथ ही साथ व्यास क्या होता है। इसके अलावा देखेंगे चापकर्ण, वृत्त का चाप, वृत्त का केंद्रीय कोण। इसके बाद स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इतनी सारी बातें जो है हम इस प्रॉपर वीडियो में करेंगे, ताकि वृत्त के बारे में जब हम क्वेश्चन करने के लिए जाए तो वहाँ पर जो हमको पिक्चर दिया हो, आकृति दिया हो, क्योंकि ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत कुछ तुम्हारे पिक्चर पर डिपेंड करता है। तो अगर वृत्त के बारे में तुम समझोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो उन पिक्चरों को हम समझ पाए, इस लेवल तक हमको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ लेना है। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले तो अपन को यही समझना है कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त के बारे में देखो, अगर हम समझने के लिए जाएंगे ना, तो हम देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम अपन क्या कर रहे हैं ना, एक फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, बिंदु। अच्छा, बिंदु के बारे में तुमने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये पॉइंट है, एक बिंदु है। अब इस बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे, हमने क्या कहा, इस बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर जितने भी पॉइंट होंगे। अब वो पॉइंट कैसा होगा, हम इसको थोड़ा दिखा दें, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अदरवाइज अपना ये। तो ये हमने एक बना लिया। इस बिंदु से निश्चित दूरी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दूरी अपना, अगर मान लो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये दूरी भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये दूरी भी 14 सेंटीमीटर होगा, और ये डिस्टेंस भी अपना कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो हमने क्या कहा, हमने एक फिक्स्ड बिंदु लिया और इस बिंदु से चारों ओर निश्चित दूरी को लेते हुए जितने भी बिंदु हमको प्राप्त हो रहे हैं, उन सारे बिंदुओं को हम मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जब हमने सारे बिंदुओं को मिलाया तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक आकृति यहाँ से बन के आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि तुम्हारे पास ये भी 14 होगा, ये भी एक पॉइंट है 14 होगा, यहाँ देखेंगे ये भी पॉइंट है 14 होगा, ये भी पॉइंट 14 होगा, ये भी पॉइंट 14, ये भी पॉइंट 14। तो जितना भी डिस्टेंस है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ से जितने भी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर का होने वाला है। ये सारे के सारे जो है ना 14 सेंटीमीटर का होने वाला है। तो इस प्रकार से एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सारे बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है, उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। हमने क्या कहा, एक निश्चित बिंदु से के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, समस्या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा जो हमको देखना है, वो देखना है वृत्ताकार क्षेत्र क्या होता है, सर्कुलर एरिया, ठीक है, या एरिया ऑफ सर्किल, ये क्या होता है, ये देखना है हमको। तो वृत्ताकार क्षेत्र समझने से पहले ना, सबसे पहले समझो, ये हमारा जो ये बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड का आकार कैसा है, बोलोगे रेक्टेंगल है, यानी कि आयताकार है। आयताकार, आयताकार कहने का मतलब क्या हुआ, आयत के आकार का, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं इक्वल है, आमने सामने की दो भुजा क्या है, इक्वल होगा। यानी कि इसको हम ब्रेथ माने, चौड़ाई माने, इस भाग को चौड़ाई माने, इसको लंबाई माने, इसको लंबाई माने, तो ये आयताकार है। ये जो क्षेत्र वृत्त के द्वारा घेरा जा रहा है, ये इसका क्या हो गया, घेरा गया क्षेत्र, ये आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास यदि एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होता है, चारों कोण बराबर 90 डिग्री का होता है, एक वर्ग है, और इस वर्ग के अंदर में जो भी क्षेत्र घेरा गया है, इसको हम लोग वर्गाकार क्षेत्र बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम वृत्ताकार क्षेत्र की बात करें, तो वृत्त के द्वारा जो भी क्षेत्र घिरा हुआ है, उसको हम लोग वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। इट मीन्स
अगर तुम्हारे पास ये वाला क्षेत्र अगर घिरा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, वृत्ताकार क्षेत्र कहलाएगा। एक और उदाहरण तुमको हम बता देते हैं। ये देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ से हमने क्या बना रहे हैं, ये क्या बन गया तुम्हारा, बोलोगे ये तो झंडा है, बिल्कुल झंडा है। तो कई बार तुमने यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन को देखा होगा, और यहाँ पर जो होता है ना हमारा एक राउंड सर्कल बनता है, वृत्त बनता है, ठीक है, बीच में झंडा गिरा रहता है। यहाँ पर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं और भी डिजाइनिंग करते हैं। अब ये जो इसके अंदर में जो क्षेत्र होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्ताकार क्षेत्र। तो अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि वृत्ताकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। चलो जी, नेक्स्ट देखना है हमको व्यास और त्रिज्या क्या होता है। ये भी हम यहीं से बात कर लेंगे, दूसरे पिक्चर पे नहीं जाना पड़ेगा। व्यास और त्रिज्या क्या होता है, दोनों बातों को हम समझ पाएंगे। अच्छा, व्यास और त्रिज्या को समझने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है। परिधि को समझाने के लिए अपने पास है कुछ, देखो ये देखो क्या है ये, अगर इस देखोगे ये सेलो टेप है, अगर इस टेप को गौर से देखो तो ये क्या है, वृत्ताकार है। किस आकार का है, वृत्ताकार आकार का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक हम थोड़ा सा निशान लगा ले, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। अब देन हमको इसके परिधि के बारे में बात करना है। तो परिधि के बारे में क्यों, इस पर निशान हमने क्यों लगाया, जहाँ पर निशान लगाया ना, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम खींचने वाले, निशान तक आएंगे, वहाँ से फिर इसके लेंथ को मापते हैं। तो ये लो, यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आ गया और लगभग ये आ गया तुमको ये यहाँ तक। तो ये जो लेंथ तुमको दिख रहा है ये कहाँ से आया, ये टेप के चारों ओर का लेंथ है। ये जो लेंथ तुमको लंबाई दिख रहा है ये टेप के चारों ओर का लेंथ है। ये जो लेंथ है ना, इसी लेंथ को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी लेंथ को हम लोग परिधि बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने परिधि को समझा। परिधि किसको बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे परिधि। चलो, कहने का मतलब क्या है, जो बिंदुओं को हमने मिलाया है यहाँ से लेकर के इसको नापो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर नाप लेते हैं, जो लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि कहलाएगी। बातें समझ में आ गई। जैसे एक मान लो बाइक का टायर है, साइकिल का टायर है, उसको बीच से काट दो और फैला दो, उसको नापो, जितना लंबाई होगा उसका, उस टायर या उस ट्यूब का परिधि कहलाएगा। बातें समझ में आ गई। चलो, बहुत बढ़िया, परिधि हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि व्यास क्या होता है और यहाँ पर हमारा त्रिज्या क्या होता है। सबसे पहले त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तुमको परिधि समझ में आ गया। ये जो राउंड है ना, जो गोला है, गोले की जो लंबाई है, वृत्त जिस गोले का बना होता है, ठीक है, उस गोले की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। या वृत्त जिस वक्र रेखा का बना होता है, या वृत्त जिस वक्र रेखा से घिरा होता है, या वृत्त जिस वृत्ताकार क्षेत्र जिस वक्र रेखा से घिरा होता है, उस वक्र रेखे की लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा पूरा एक वृत्ताकार क्षेत्र है। अब ये वृत्ताकार क्षेत्र इस रेखा से घिरा हुआ है, तो इस रेखा की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। समझ में आ गया। तो परिधि समझ में आ गया। त्रिज्या क्या होता है, सिंपली जो ये मिडी बीच में जो पॉइंट होता है, जिससे सारी दूरी परिधि तक की दूरी क्या होती है, इक्वल होता है। अब उसी दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर तुम ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलेंगे। केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और बोले इंग्लिश में बोले तो रेडियस, ठीक है। क्या बोला हमने कि केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये बातें अगर समझ में आ गई हो तो अच्छा, इसके अलग अलग वृत्त में देखो त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर मान लो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तुम स्केल है, स्केल से माप करके अलग अलग त्रिज्याओं का वृत्त ड्रॉ कर सकते हो। अब ये देखना है हमको व्यास क्या होता है। त्रिज्या तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो परिधि के किसी एक बिंदु से
केंद्र से होकर जाने वाले दूसरे बिंदु पर मिलने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर परिधि देखो, कोई एक ऐसी सरल रेखा जो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और साथ ही साथ केंद्र से भी गुजरती है, उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। समझो फिर से, ये ए बी एक रेखा है जो ओ से होकर के गुजर रही है। अब ऐसी जितनी भी रेखाएं हो जाए जो ओ से होकर के गुजरे और परिधि के दोनों तरफ मिले, उसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। अब एक बात को समझो, यहाँ से व्यास को हम सूचित इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और सूचित करते हैं डी से। डी बराबर होता है व्यास, और इंग्लिश में त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। आर बराबर होता है त्रिज्या। अगर हम ए बी को लिखे तो क्या लिखेंगे? ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। अब ए बी हमारा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, इट मीन्स इसको हम डी लिख सकते हैं। ए ओ का मान क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये आर है और यहाँ से यहाँ तक भी ये आर है, त्रिज्या है, ये आर प्लस आर हो जाएगा। इट मीन्स डी बराबर हो जाएगा 2r और आर बराबर लिख सकते हैं d/2। तो यहाँ से दो बातें हमको समझ में आ रही है। जो व्यास जो होता है ना, वो त्रिज्या का दुगुना होता है, या जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 14 है तो ये भी 14, तो व्यास जो है ना वो त्रिज्या 14 है, व्यास का दुगुना हो गया 28, यानी कि ये त्रिज्या का दुगुना हो गया 28। तो त्रिज्या 14 है तो व्यास 28, और व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या 14 यहाँ पर होगा। तो ये बात तुमको समझ में आ गया। चलो जी, आगे देखना है हमको। अब जो देखना है हमको वो देखना है चाप कर्ण क्या होता है और वृत्त का चाप क्या है। तो दो बातों के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है, चाप कर्ण और वृत्त का चाप। चाप कर्ण को हम लोग जीवा भी बोलते हैं और इतना समझना मुश्किल नहीं है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये COR का मतलब क्या होता है। ये हमने छोड़ा था, चूँकि परिधि और व्यास अब समझ चुके हैं तो COR के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन हम चाप कर्ण पे चलते हैं। देखो, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, ये तुम्हारा एक सर्किल बन गया, ठीक है, सीधा कर ले इसको। इसका केंद्र O है, बीच वाला पॉइंट O है, और इसकी रेडियस जो है ना, यानी त्रिज्या जो है ना, वो क्या है? R है। अगर केंद्र O है, त्रिज्या R है, तो इस वृत्त को सांकेतिक रूप में लिखते हैं COR, जहां C फॉर सर्किल, O केंद्र हो गया, R त्रिज्या हो गया। अगर इसी के जगह पर मान लो एक और सर्किल ड्रॉ करें, यहाँ पर केंद्र मान लो P हो गया और त्रिज्या इसका जो है ना K हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे C फॉर सर्किल, P फॉर केंद्र यानी सेंटर, एंड K फॉर रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया। वृत्त को सांकेतिक रूप में इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं या बताते हैं। चलो, देन अब हमको देख लेना है कि चाप या चापकर्ण, चाप और चापकर्ण क्या होता है, और उसके बाद देखना है चाप क्या होता है। चापकर्ण और चाप दोनों अलग अलग बातें हैं, और चापकर्ण और जीवा दोनों सेम बात है। तो चाप का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ से कोई एक ऐसी रेखा है हमारे पास जो वृत्त को दो पॉइंट पर कट कर रहा है। मान लो कि PQ एक रेखा है जो वृत्त को A और B पर कट कर रहा है, तो A और AB क्या हो जाएगा? AB को हम लोग वृत्त का चाप बोलेंगे। मतलब एक ऐसी रेखा है जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर अगर काट रहा है तो वो वृत्त का चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि मतलब क्या? ये वृत्ताकार क्षेत्रफल, ये जो पूरा गोला है ना, वो किससे घिरा हुआ है? ये जो लंबाई है ना, इससे घिरा हुआ है। इस पूरे लंबाई को एक कोई ऐसी रेखा है जो दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो उसको हम लोग वृत्त का चाप बोलेंगे। तो AB क्या हो गया? हमारा वृत्त का चाप हो गया। एक और देख ले, मान लो DE, ये हम मान लेते हैं, तो ये भी वृत्त का क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। एक बात यहाँ पर हमको देखना है, और वो कौन सी बात है कि मान लो एक रेखा इस प्रकार से केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ये भी चाप हो जाएगा। मान लो ये PQ है और ये O है, तो PQ भी एक चाप है। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर कोई रेखा केंद्र से गुजर रही है और दोनों तरफ परिधि पर जाकर के मिल रही है, ये जो रेखा है
पी क्यू केंद्र से होके गुजर रही है, दोनों तरफ पी और क्यू पर मिल रही है परिधि पर, तो इसका मतलब ये तो व्यास भी हो जाएगा ना, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू व्यास भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा हमारा चाप कर्ण या जीवा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि व्यास और जीवा, व्यास को हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं, लेकिन चाप कर्ण को जीवा ये व्यास नहीं बोल सकते। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो हमारा व्यास ही होता है, यानी जो सबसे बड़ी जीवा है, प्रश्न में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे बड़ी जीवा किसको बोलते हैं, तो व्यास को बोलते हैं। ठीक है, या सब ये मान लो लिख दिया सबसे बड़ी जीवा इनमें से कौन है, ऑप्शन दे दिया 2r, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r, या तो d है तो भी ऑप्शन होगा। अगर हमको दिया हुआ है कि इनमें से कौन सबसे बड़ी जीवा है, तो व्यास दे सकता है तुमको, 2 गुने त्रिज्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जीवा समझ में आ गया। चलो जी, वृत्त का अब देखते हैं वृत्त का चाप क्या होता है। क्या देखेंगे, वृत्त का चाप क्या होता है। देखो यहाँ से गौर से समझना, गौर से समझना। यहाँ पर ये ए और बी हमारे पास रहेगा ही। देखो ये 2 पॉइंट है, एक ए है दूसरा बी है। अब हो क्या रहा है कि ये वाला पूरा भाग जो है ना, ये वृत्त का परिधि है, जो गोलाकार भाग जो घिरा हुआ है वो वृत्त का परिधि है। इसकी लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का परिधि बोलेंगे, ये हमने बात की है। तो वृत्त के परिधि के एक छोटे से भाग को या एक बड़े से भाग को तुम अगर ले लेते हो ना, या वृत्त के परिधि के किसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का चाप बोलते हैं। तो अगर मान लो ए से बी तक नापे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का चाप। अगर मान लो बी से डी तक भी नाप लेते हैं या बी से क्यू तक भी नापते हैं तो भी हमारा ये क्या होगा, वृत्त का एक चाप हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने क्या किया कि ए से बी तक एक चाप लिया है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लंबाई ऑफ ए बी, इस प्रकार से दर्शाते हैं। और एक चाप और बन रहा है, अगर हम ए से बी तक पकड़े तो एक चाप बन रहा है ए बी, और बी से फिर यहाँ से लेकर के ए तक आए तो एक चाप बन रहा है बी ए। क्या बन रहा है, बी ए बन रहा है। यहाँ पर एक बात समझना है कि ए से बी तक मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये छोटा चाप है। देखो ये कौन सा चाप है, छोटा चाप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे, लघु चाप। मतलब कि कोई भी अगर एक चाप लेंगे तो एक चाप अपने आप बच जाएगा ना। अगर हम मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर पकड़ रहे हैं वृत्ताकार भाग को, वृत्त की परिधि को पकड़ रहे हैं, इसका जो भी लेंथ होगा, मान लो इसका लेंथ निकला हमको 20 cm और बच गया हमको 40 cm, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 cm बच रहा है, और टोटल लंबाई मान लेते हैं कि 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कम है ना, इसको पकड़ लेंगे, हटा लेंगे तो ये तो बच जाएगा, बड़ी लंबाई तो बच जाएगी। तो लंबाई ऑफ ए बी लघु चाप हो गया, लंबाई ऑफ बी ए यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या हो गया, हमारा दीर्घ चाप हो गया। तो जब भी चाप का बात आएगा तो समझ लेंगे परिधि का एक छोटे से भाग का बात कर रहे हैं, जहाँ पर 2 पॉइंट हमारा होने वाला है। नेक्स्ट हमको बात करना है यहाँ पर वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है। अब ये भी वृत्त के चाप से ही रिलेटेड है। कैसे, देखो यहाँ से वृत्त के चाप के अंत बिंदु, मतलब ए बी एक चाप है और जिसका 2 अंत बिंदु है, एक पहला ए और दूसरा बी। तो वृत्त के चाप के अंत बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे। वृत्त के चाप का पहला जो अंत बिंदु है ए है, इसको हम केंद्र से मिला देते हैं, और दूसरा जो अंत बिंदु है बी है, इसको भी हम केंद्र से मिला देते हैं। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनेगा, मान लो ये कोण थीटा है, तो इस कोण को ही क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्रीय कोण बोलते हैं। यानी कि वृत्त के चाप के अंत बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्रीय कोण बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। मान लो ये पी क्यू कोई वृत्त का चाप है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से हमने ये पी क्यू जो चाप है, इसका 2 अंत बिंदु है, यहाँ पहला पी पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा क्यू पर ख़त्म हो रहा है। अब इस पी से हम क्या करेंगे, मान लो ये ओ है तो ओ को मिला देंगे, फिर क्यू से क्या करेंगे, ओ को मिला देंगे, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा। इस एंगल को ही क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोल देते हैं हम लोग वृत्त का केंद्रीय कोण।
आई होप ये बातें तुमको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम 2-3 बातें और है, उसके बाद ये अपना वीडियो ख़त्म है, फिर हम आगे देखेंगे थ्योरम्स को। तो 2-3 बातें हमको यहाँ पर अब समझ लेनी है। पहली बात है यहाँ पर अप्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं। तो अगर कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई एक ऐसा रेखा है जो वृत्त को ना ही किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ना ही किसी बिंदु पर उसको टच कर रही है, छू रही है। कहने का मतलब देखो ये वृत्त है, वृत्त से बिल्कुल बाहर में बिना छुए हुए, बिना इसको कट किए हुए आराम से अकेला एकदम चुपचाप खड़ा है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि यह वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। बातें समझ में आ गई। चलो जी, दूसरा है हमारा छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको बोलेंगे? छेदक रेखा ऐसी रेखा को बोलेंगे जो एटलीस्ट कम से कम वृत्त को कम से कम एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा ऐसे रेखा को बोलेंगे जो कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करे तो वो छेदक रेखा हो जाता है, लेकिन छेदक रेखा हम उसी रेखा को कहेंगे जो कम से कम एटलीस्ट 2 बिंदुओं पर जो है वृत्त को प्रतिच्छेद करे। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, पहले बोल रहे हैं 1 बिंदु पर, फिर बोल रहे हैं 2 बिंदु पर। तो देखो ये भी तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, जो ये P पर टच कर रहा है, इसका मतलब एक बिंदु पर तो प्रतिच्छेद वृत्त को कर रहा है, तो ये तो छेदक रेखा ये भी हो जाएगा। दूसरा है कि ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग जो है ना, इसको तो छेदक रेखा बोलते ही हैं, लेकिन इस वाले छेदक रेखा को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोल देते हैं? स्पर्श रेखा बोल देते हैं। यानी कि अगर वृत्त के 2 बिंदुओं पर यदि कोई रेखा जो है ना अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस स्थिति में उसको हम छेदक रेखा बोलेंगे, और वृत्त के अगर सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वृत्त के 2 बिंदुओं पर यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो छेदक रेखा, और वृत्त को छू करके कोई रेखा अगर निकल जाए तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। और वृत्त के जिस बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इट मीन्स कि मान लो ए भी एक रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर छू रहा है, तो P जो बिंदु है वो स्पर्श बिंदु वृत्त का कहला जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमको इस चैप्टर में जानना था। अब देख लेते हैं पहला एक्सरसाइज हमारा क्या कह रहा है। कुछ और बातें हैं जो समझ लेते हैं ना। किसी एक बिंदु पर वृत्त का एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, ये बात समझ लो। इट मीन्स कि अगर P पर बात कर रहे हैं तो P से कोई और स्पर्श रेखा नहीं निकल सकती है, सिर्फ और सिर्फ AB एक ही रेखा होगा। दूसरा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको दूसरा पॉइंट सर्किल पर लेना पड़ेगा। ये बात समझ लो, ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, अब देखेंगे अगला एक्सरसाइज को।